देखिएगा, कोई क्वेश्चन ना हार्ड होता है और ना सिंपल होता है। जीएस में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो लाइव वाले देखिए, आपका सर कोई क्यूज का क्वेश्चन पूछते हैं और याद नहीं रहेगा तो हम लाइव वालन को ब्लॉक कर देंगे। मार तो सकते नहीं उन सबको, आंसर नहीं आएगा ना तो ब्लॉक करके डिलीट मार देंगे। उसमें डिलीट मार देगा तो काम ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब ऑफलाइन वाला सब तो थुरा सकता है ना, ऑनलाइन वाला नहीं थुरा पाता। ऑप्शन के साथ नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं। क्वेश्चन का दो लेवल होगा, एक मीडियम एक हार्ड, फर्स्ट गियर और टॉप गियर, एक फर्स्ट गियर एक टॉप गियर। तो सर दोनों में से क्वेश्चन पूछेंगे, और लाइव वाले में से अगर आंसर नहीं आया पूरा डिलीट मार के उसको भगा देना है। समझ में आ गया कि सर्वरों खाली होगा कुछ कुछ, और यहाँ वालों को यहाँ थूरेंगे हम थोड़ा सा। अभी एक्चुअली सर आज क्यूज थोड़ा ही चलेंगे उसके बाद, क्योंकि हमको पढ़ाना भी आज, ठीक है। तो अभी स्टार्ट किया जाए। लाइव वाले सब लोग रेडी हैं? राहुल सर आप लोग का अभी क्यूज ले रहे हैं, और बाकी हम इधर देख रहे हैं आप लोग का थुराई चालू करेंगे। क्या करे, थुराई से बचाया जाए। अरे सुनिए सुनिए, बात थुराई की नहीं है, बात है रिजल्ट का, ठीक है। कितना भी पढ़ लेने के बाद भी आप एग्जाम में जाते हैं तो लगता है कि भाई ए बी सी डी 4 ऑप्शन में लगता है ए भी होगा ए भी होगा। आप डिसीजन लेने का जो क्षमता होता है वो आप में डेवलप नहीं हो पाता है। तो सारा चीज पढ़ने के बावजूद भी आप जाते हैं तो एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, और जहां 15 से अगर ज्यादा क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर आपका रिजल्ट आने वाला संभव नहीं है ना। तो उतना करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो मन तो थोड़ा दुखी हो जाता है ना। और जब रिजल्ट आ ही जाएगा तो दुखी क्यों होंगे। ठीक है, क्या शुरू करते हैं? सिंपल क्वेश्चन रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा ना। तो देखिएगा, हाँ हाँ, आप बताइए एक ऐसा राज्य का नाम बताए जो वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। सही है, जम्मू कश्मीर आपका पहले राज्य था, अब वर्तमान में आपका क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसको वर्तमान में एक कर दिया गया है। सही है, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये दोनों अलग अलग जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था वर्तमान में उसको क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में आप बताइए केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई है, तो आपको 8 ना। कितना आपको? 8, ठीक है। लेकिन आप बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश का जो मान्यता मिला वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 370 आप पढ़े होंगे, उसके बाद 239 के क पर है और 239 पर है ना, यही ना। तो देखिएगा, पहले जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद कहता था, आपका 370। अब वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया वह कौन सा अनुच्छेद कहता है, और लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया वह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 239। तो देख लेंगे 370, 239 और 239 के क, ये तीनों। ओ अच्छा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए, आप बताइए कोई भी मनुष्य कब हार जाता है? जब मानसिक रूप से जो हार गया वही मनुष्य हारा माना जाता।
आता है तो आप लोग पूछने से पहले ही कहते हैं कि ये नहीं पूछिए, ये नहीं पूछिए। तो आप ये दिमाग में रखिए कि हमको जीतना है, जवाब देना है ना। तो आप बताइए भाग एक क्या कहता है? सही है आपको? भारत जो है आपको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोल देने के बाद उसके बाद पूरा डिस्कशन भी सुन लीजिएगा। उससे होता क्या है कि आपका कहीं ना कहीं वो प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। इसी का अर्थ होता है क्विज। अभी कोई आंसर आपको आने में हिचक होने लगता है, लेकिन जब वही क्विज 6 महीना 4 महीना जब बीतेगा तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन का स्तर नहीं रहता है जो आपको लगेगा कि क्या और किंतु परंतु रहता ही नहीं ना। हाँ, तो भाग एक जो है आपको, भाग एक कहता है 5 से अच्छा 15 मिनट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए पहले भारत का उस शहर का आप नाम बताए जहां सुप्रीम कोर्ट थी। सही है आपको? कलकत्ता। भले अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट तो जरूर आपको दिल्ली में है, लेकिन पहले आपको सुप्रीम कोर्ट कहां? आपको कलकत्ता। तो आप बताइए किस एक्ट के द्वारा, हाँ 1773 का जो बोलकर चुप जाना है, ठीक है, हाँ बोलकर चुप जाना है। हाँ, तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा आपको कलकत्ता को सुप्रीम कोर्ट का आपको गठन किया गया। लेकिन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना कब? ठीक है, आपको थोड़ा देखिएगा, देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना है। कहेगा किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता को सुप्रीम कोर्ट का, तो एक्ट की बात अगर कहेगा तो क्या एक्ट यानी अधिनियम कानून आया कब? 1773 का एक्ट। जबकि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना कब? ये आपको 1774। तो ध्यान रखना है कि एक्ट पूछ रहा है कि ईस्वी पूछ रहा है, ठीक। लेकिन उस समय जैसे अभी वर्तमान में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है, वैसे ही उस समय आपको कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों था। भले आपको सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता 1774 में तो जरूर बना, लेकिन वहां हाई कोर्ट की व्यवस्था कब की गई थी? 1862 में। उस समय 3 जो है हाई कोर्ट का 1862 में किया गया। एक कलकत्ता, उसके बाद आपको मुंबई और तीसरा आपका चेन्नई। अच्छा, पहले कोई चीज होता है कि उससे पहले कोई कानून आता है? कोई भी बिल जब आती है तो पहले वह कानून बनकर तब संसद में वह पारित होती है, तब आपके देश या राज्य में वह चीज लागू होता है। तो आपको कानून पहले होगा और पारित या आपका डिसीजन बाद में लिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद आप बताइए अनुच्छेद 143 क्या कहता है? सही है, आपको ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है वह आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, भले सलाह तो जरूर मांग सकते हैं, लेकिन न यह मानने के लिए बात है और न आपको स्वीकृति देने के लिए बात है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 143। देखिएगा, बाबरी मस्जिद का जो बात आपको अयोध्या वाला, उसमें आपको जो राष्ट्रपति है वह किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं दे पाया था। तो न यह देने के लिए बात है और न वह मानने के लिए बात है। यही अनुच्छेद 143 कहता है न्यायिक पूर्वलोकन। न्यायिक पूर्वलोकन जो कहेंगे, आपको किसी तरह का अगर डिसीजन दे दिया गया है और बाद में पता चलता है कि यह कानून सक्षम नहीं है, तो उसमें जो हम लोग परिवर्तन करते हैं वह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 133। यही अनुच्छेद 137 क्या कहलाता है? तो न्यायिक पूर्वलोकन। यह व्यवस्था भारत किस देश से लिया? न्यायिक पूर्वलोकन अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, जबकि विधि निर्माण प्रक्रिया इंग्लैंड से। जबकि न्यायिक पूर्वलोकन की बात कहेंगे तो आपको अमेरिका से। सही है, एक बार ही अध्यादेश कहना है, बाकी चीज को फिर सुनना है, ठीक है। देखिएगा, अनुच्छेद भारत में 2 ही ऐसा पद है जो अध्यादेश जारी कर सकता है, एक आपका राष्ट्रपति और दूसरा आपका राज्यपाल। तो राज्यपाल अध्यादेश होता क्या है? अगर संसद की कार्रवाई नहीं चल रही होती है और उस समय कोई अगर बिल पारित करना रहता है तो क्या लाया जाता है? अध्यादेश। तो अध्यादेश हिंदुस्तान में 2 पद ला सकता है, एक देश में राष्ट्रपति और एक राज्य में राज्यपाल। तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, जबकि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213। सही है आपको? सही है। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 124 कहता है किसी भी देश में भले उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ना हो, लेकिन वहां का जो सर्वोच्च जो होता है, आपको कानून का जो अंतिम संरक्षण जो करने वाला होता है, वह वहां का क्या होता है? जैसे भारत में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। वह भारत का अंतिम न्यायालय होता है। जैसे कोई केस अगर
जिला सेशन कोर्ट में है तो वह अपने बरिए के पास भेजेगा और उससे सोल्व नहीं होगा तो किस में आएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से अगर नहीं सोल्व होगा तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय दे देगा हिंदुस्तान में वो क्या होगा? मान्य होगा। यानी अंतिम न्यायालय कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 124। जैसे भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही सभी राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट भी होने का अधिकार है ना। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 214। यह राज्य का हाई कोर्ट के बारे में और वैसे ही यह देश के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सही है। एक आता है, हाँ ठीक है ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि जो आपको वह डिसीजन दे देगा वह देश में क्या होगा? सर्वमान्य होगा। वही डिसीजन या निर्णय जो सर्वमान्य होगा वह उसको क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो अभिलेख न्यायालय का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100। सही है। आपको एक आपका देखिएगा महाभियोग क्या होता है? महाभियोग जो है आपको क्या है? अनुच्छेद 160। जबकि 72 क्या कहता है? सही है। ध्यान रखिएगा महाभियोग जो होता है यह जो राष्ट्रपति का हटाने की एक प्रक्रिया या विधि का नाम है। अगर देश में संविधान का अगर उल्लंघन कर रहे होते हैं अगर राष्ट्रपति ना तो उनको अगर हटाना होगा तो कहेंगे कि प्लीज हट जाइए। नहीं, ये जो है आपका क्या है? आपको अनुच्छेद 61 जो है वह प्रक्रिया है महाभियोग का। जो दो सदन होता है संसद में, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ये दोनों में आपका 2-2 तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है और पारित करने के बाद फिर उसका जांच किया जाता है कि सही में यह ठीक है कि नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। लेकिन ये सौभाग्य कहिए कि आज तक हिंदुस्तान में एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया। तो ये महाभियोग। अब आएंगे हम लोग 72 और 161 देख लेंगे। हाँ, क्षमादान की अगर बात हो तो देश में आपका 2 ही व्यक्ति का क्षमादान का अधिकार है। एक आपका देश में राष्ट्रपति और दूसरा राज्य में राज्यपाल। लेकिन थोड़ा दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान देखेंगे। ये जो है आपको किसी भी व्यक्ति को अगर सजा कम करना हो या ज्यादा करना हो वो भी आएगा इसमें। और किसी को मृत्यु दंड ना, मृत्यु दंड को भी अगर उम्र कैद में बदलना हो या उसको अगर माफ करना हो ना तो ये आपका ये भी किसमें? 72 में। लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा अनुच्छेद 161 में अंतर है। भले क्षमादान तो जरूर करेंगे, यानी सजा को बढ़ाने और घटाने का काम तो जरूर राज्यपाल भी करेंगे, लेकिन किसी को फांसी से मुक्ति देना राज्यपाल का काम नहीं है। यानी सजा जो है आपको दोनों कम और अधिक कर सकते हैं, जबकि फांसी का सजा से मुक्ति राष्ट्रपति में होगा और राज्यपाल में नहीं। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक, हाँ हाँ हाँ। आप बताइए 8वीं जो अनुसूची है जिसमें किसका जिक्र मिलता है? सही है, भाषा का। किसका मिलता है? देख लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय भाषा का जिक्र नहीं है। भारत जो है, अभी आप कहे थे कि भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि भारत एक देश है। क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है ना, यूनियन। ठीक है, स्टेट यूनियन। वैसे ही हूबहू भारत का राष्ट्रीय भाषा का संविधान में जिक्र नहीं है। भारत में राष्ट्रीय भाषा के जगह पर किस शब्द का जिक्र है? राजभाषा। यानी भारत का राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। भारत का राजभाषा हिंदी और लिपि आपको देवनागरी। जो कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है? अनुच्छेद 343। कौन कहता है? अनुच्छेद 343। थोड़ा हम लोग जहां थे वहीं आएंगे। हाँ, तो 8वीं अनुसूची का जो भाषा का जो जिक्र है, जो भाषा जो मान्यता प्राप्त है अभी वर्तमान में कितना, जो भाषा का जो जिक्र है, जो मान्यता प्राप्त भाषा का जो जिक्र है आपको, वह कौन सा अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। तो अब देखेंगे लेकिन मूल संविधान में कितना अनुसूची। अब देखना है कि 14 से 22 कैसे हो गया ना। यानी कहने का अर्थ कि आपका 8 भाषा बढ़ गया ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भाषा है मूल संविधान में 14, जबकि वर्तमान की बात करें तो 22। अब देखिएगा, अब आपको 22 कैसे हो गया? 14 से 22 कैसे छलांग मार दिया? 100। अब जानते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां बोल कर चुप जाइएगा, ठीक है। क्विज का अर्थ है कि बोल कर चुप जाइएगा, तब देखिए कितना मजा आता है, ठीक है। हाँ, तो 21वां संविधान संशोधन 1967। लेकिन उसमें एक भाषा को मान्यता प्राप्त हो गया। वह कौन भाषा है? सिंधी। अब देखेंगे उसके बाद तो
तो 14 1 15। अब है आपको 71वां संविधान संशोधन 1900, इसमें आपका 3 भाषा आया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। सही है आपको, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो 14 1 15 अब 15 3 18। अब हमको कहीं से 22 पूरा देना है। अब हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन कब? 2003। तो 2003 में हम लोग कितना भाषा? 4 भाषा, यानी बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 18 4। ठीक है, लाइव वाले सब लोग देखिए, क्यूज आप लोग का देखिए, बात समझिए। अच्छा, अंधेरा टाइप का क्यों हो गया जी? कि हमारा आँखिया खराब हो गया? अच्छा, हम बाहर से आए, बार धूप में थे, हमको लगा उम्र हो गया ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है, आँख का नो हड्डी उड्डी सब टेढ़ हो जाता है। अब सर कह रहे थे कि देखो 18 भाषा हो गया, अब कैसे 22 पूरा दो। इतना कचरा है लड़का इधर, नक्शा के क्लास में 22 भाषा याद कराए थे। कह रहा है कि सर बोले क्या कि हम बोले सर आप गिन लीजिए। अरे कम से कम टीचर विद्यार्थी में थे। लेकिन हाँ, ये अच्छा लगता है कि पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छा होता है। दूसरा देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो पढ़ाया है यदि वही परीक्षा लेगा तो आपके अंदर परीक्षा वाली फीलिंग नहीं आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपके लिए पढ़ा दिया हम, सर क्यूज ले लिए, और हमको एक चीज से हमेशा से बता रहे हैं, किताब देख के पढ़ाने वाले लोग हमको, हम हमेशा से लगे हैं कि थोड़ा सा हम उनको कहते हैं मत देखें, ना पढ़ाते समय हम आपका किताब देखें, ना सर पूछते समय किताब देखें। ठीक है, बाकी आप लोग को हर चीज बताया गया कि नहीं बताया गया? बताया गया ना? आप ऐसे किसी को अब जान में क्या कर रहा है ये? अच्छा बच गया यहाँ पे, तो हम ब्लॉक मारने के चक्कर में थे तुम लोग को, वो डरा हुआ था कि अब जान में जाना है, बच गए हम, नहीं तो बेचारा डरा हुआ था कि ब्लॉक मारा दे। हाँ चलिए, ऐसे आप लोग हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। उसको छोड़ना रे बबुआ, वहां से कोई उसका स्विच होगा, बीच क्लास में छोड़ दो उसको, गड़बड़ हो गया पंखा। तो अभी क्या है आप लोग का, अभी जैसे पॉलिटी खत्म हुआ है तो केवल पॉलिटी का अभी आपका एक हफ्ता क्यूज हो जाएगा। अभी हम पढ़ाएंगे अभी आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो बचा है, एक हफ्ता पहले इसका क्यूज हो जाएगा, फिर एक प्रॉपर बैच क्यूज का रहेगा, उसमें हर सब्जेक्ट का आपका क्यूज होगा। और इस तरह से नहीं जिस तरह से आप क्यूज करके टाइम पास कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट का मिसलेनियस होगा वहां पे। एग्जाम में कैसे आता है, बता के आता है, कौन सब्जेक्ट से कितना देगा कोई पता नहीं रहता, तो क्यूज करते रहेगा। आपका जब सिलेबस खत्म होगा ना तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको डरे नहीं लगेगा। एग्जाम मतलब ऐसा हो जाएगा कि टेंशन ही नहीं, एग्जाम हॉल में ऐसे जाएंगे जैसे लगेगा ससुराल जा रहा है। क्या सर जी? ठीक है, तब अब आगे इंटरनेशनल रिलेशन क्लास लिया जाए। अब आगे के क्लास में आपको फिर हम आपको जो इंटरनेशनल रिलेशन बचा रहेगा वो, और फिर सर थोड़ा सा क्या करेंगे, क्यूज लेते लेते उसका ओवरऑल क्यूज करना है कि नहीं? बहुत बढ़िया सर जी। हाँ चलो भाई, लाइव वाला देखो, तुम लोग के लिए आदमी कितना सोचता है। यहाँ लोग सिलेबस खत्म करने के लिए सोचते रहता है। ठीक है सर, तब हम क्लास ले लेते हैं। फिलहाल क्यूज का जो पॉलिटी का क्यूज है, जब तक पॉलिटी पूरा याद नहीं हो जाता है तब तक यही रहेगा। फाउंडेशन का टाइम है ना ये सुबह वाला, और जब हम फाउंडेशन लेते हैं कोनो हॉल में जगह नहीं बचता है, तो यही समस्या हो जाता है। और इसके लिए एक अलग क्यूज का बैच आएगा, मतलब उसका टाइम बना देंगे, उसमें आपको पूरी मिसलेनियस क्यूज होगा। और क्यूज का सिलेबस अपने आप में 4 से 5 महीने का है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो उसके 4 से 5 वाला जो मतलब एक टाइम हम लोग ऐसे सोचे हैं, अगर उसमें होगा ना तो पूरा का पूरा आप लोग को याद हो जाएगा, भूल में नहीं करेगा आपको। क्योंकि हम एक चीज देखे हैं, आप लड़का सबको कितना अच्छा पढ़ा दो भूला जाता है सर, और जब लोल है सब लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ जाता है सब। पढ़ाई से ज्यादा ध्यान रखना है कि सामने वाला खाना खाया कि नहीं खाया। चलिए अब हम इसे पहले सर फी भी, अरे यार तुम मेरे यहाँ आके अगर फी के बारे में सोच रहे हो, कभी और कहीं जाके मुलाकात करो। हाँ क्या जी? अरे तुम कभी फी हम लोग का कौन मर ज्यादा रहता है, समझ में आया कि नहीं आ गया? लेकिन बस ज्यादा हम लोग कभी भी शिक्षा को हम लोग व्यवसाय ही नहीं बनाए लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत से बहुत मैक्सिमम 100-200 के बीच में रहता है। अब भाई कोई भी आपको क्लास ले रहा है तो कुछ ना कुछ उसको भी देना पड़ेगा कि सर ये जो फीस वाली बात कर रहे हैं इनको आप पर भरोसा नहीं है। नहीं बाबा ऐसा नहीं, उनको हम पे भरोसा है, लेकिन बेचारे इतने ठोकर खा गए हैं कि उनको जल्दी किसी पे विश्वास नहीं होगा। जाने के बाद बहुत ज्यादा फीस उस लेने के बाद भी उसको नहीं हो पाता। अभी आप लोग को कहते हैं कि कहीं अब आप लोगों को फ्री में पॉलिटी पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, तो फीस से ज्यादा मायने रखता है आपका टाइमिंग। कहीं से कोई पूछे, बहुत अच्छा लगा कि आप रैंडम भी जवाब दिए, आप लोग भी जवाब दे रही थी, हम खामखा में बकलोल समझ रहे थे। हाँ होशियार है सब यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप लोग देखिए, आप सब लोग के लिए हर बैच आ जाएगा, हर एक चीज का बैच आ जाएगा। अब बहुत जल्दी रीजनिंग और मैथ का एडवांस भी, मैथ एडवांस भी आ रहा है शाम को बहुत जल्दी। हाँ वो वाला तो वर्षगांठ के समय घोषणा करेंगे। इंग्लिश और
रीजनिंग वगैरह सब चीज का बैच आएगा और आप लोग को अब टेंशन ही नहीं होगा। यहाँ पे घर द्वार से आइए, आराम से पढ़िए, टेस्ट मारिए, रिवीजन करिए, क्यूज कीजिए, डिस्कस कीजिए, सब चीज का कर देंगे आप। हम तो सोचे थे डिस्कशन के लिए भी एक क्लासरूम बनाने के लिए, लेकिन यही जैसा करते समय कहाँ हटेगा सब इतना, गांधी मैदान में हटेगा। तो उसमें क्या है ना, बेलगाम घोड़ा की तरह तुम लोग डिस्कस करने लगता है। ऐसे सर रहेंगे तो अपना अच्छा से क्यूज कराते रहेंगे, बोलते रहेंगे, जब सर बोले तो सुनिए, और जो चीज बोले तो उसको एक बार क्या कीजिए, सुना कीजिए। यहाँ पर सर क्या बोल रहे हैं, बोलने के बाद क्या होगा, चुप, उसके बाद क्या करिए, सुन लीजिए। वर्षगांठ कब है, आगे देखिए। इससे पहले के क्लास में हम आपको क्या बता दिए थे, एनपीटी बता दिए थे, एनएसजी, सीटीबीटी, वासेनार अरेंजमेंट बता दिए थे, एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है, परमाणु हथियार और खतरनाक हथियारों पर नियंत्रण रखता है, वासेनार अरेंजमेंट, अरे यूरेनियम की सप्लाई को कंट्रोल करता है, परमाणु बम के परीक्षण पर रोक लगाता, कौन लगाता है, सीटीबीटी लगाता है, और नाभिकीय प्रसार को रोकता है, एनपीटी। क्या भारत ने एनपीटी पे साइन किया है, सीटीबीटी पे साइन किया है, एनएसजी का सदस्य है, वासेनार का है, एमटीसीआर का है। सबसे इसमें जरूरी था एमटीसीआर, उसके हम लोग क्या हो गए, सदस्य बन चुके। अब अगला आता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में, 1949। इसमें कई सदस्य बढ़ते घटते रहते हैं, वर्तमान में 30 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं, 30। उत्तरी मैसिडोनिया इसका सबसे नवीनतम सदस्य है। अभी इसका 31 के चक्कर में यूक्रेन का हालत खराब हो गया है, यूक्रेन 31 बनाने के चक्कर में अपने आधा हो गया है। यूक्रेन इसका क्या बनना चाहता सदस्य में। तो पहले जो तथ्यात्मक चीजें थी वो आप समझ जाए कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्तमान में कितने देश है, 30। वर्तमान में 30। स्थापना 1949, स्थापना 1900, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, स्थापना 1949। देखिए इन अंग्रेजों को ये क्या करना चाहते हैं अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। छीलल मुर्गा कभी अपना नहीं होगा। आया तो नहीं जॉनसन बेबी। देखिए ये है अटलांटिक महासागर, तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक, ये है उत्तरी अटलांटिक। इतना होशियारी से 1949 में इसकी स्थापना किया गया कि उत्तरी अटलांटिक से सटे देशों का ये क्या होगा, अपना सैन्य संगठन होगा, ताकि वो यूएसएसआर को क्या कर सके, काउंटर कर सके। यूएसएसआर उस समय 15 देशों का अपना क्या था, संगठन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने कितने देशों को जोड़ लिया, 30 देश। अभी यूएसए, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, ये जितने देश हैं सब, ये सब यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 30 देश। इन 30 का नियम देखिए कितना, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि जंगली है सब। 30 कहते हैं सब कि हमें दुनिया में क्या हो रहा है इससे खास मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम 30 पे अगर किसी एक बाहरी ने मारा ना तो हम 30 मिलकर मारेंगे। मतलब चोट्टा तुम किसी से अजुराएगा तुम्हारा कोई भी, और उसे कोई कुछ नहीं बोलो, वरना 30 मिलकर क्या करेंगे, मारने लगेंगे। अफगानिस्तान पे 30 मिलकर मारे थे, जबकि यूएनओ ने अपनी सेना नहीं भेजी थी, अमेरिका ने अपनी सेना भेजी थी, वहां नाटो की सेना थी। सोचिए एक देश को जब 30 मिलकर मारेंगे तो क्या हाल होगा। आज जो लोग यूक्रेन के लिए रो रहे हैं ना, इन सालों से पूछिए जब इराक जल रहा था तो कहां थे, जब अफगानिस्तान के लोग जहाज से गिर रहे थे तो कहां थे। कहां थे ये लोग यहाँ। इनकी वफादारी केवल और केवल छीलल मुर्गा के लिए है। ये बाकी दुनिया को मारेंगे, ये हम लिखित देते हैं, आने वाले 100 साल में ये मारेंगे तो मारेंगे, यहाँ पूरी दुनिया को ये लोग मारेंगे, उसमें भारत भी शामिल होगा। लेकिन उस समय तक भारत शक्तिशाली हो चुका रहेगा। ये केवल उस देश से इज्जत से बात करते हैं जिनसे ये लड़ नहीं सकते, वरना आज के देश में 30 शक्तिशाली देश की सेनाओं का अपना संगठन का मतलब क्या बनता है। आज भारत का कोई किसी से संगठन है नहीं, ऐसा कोई संगठन है कि तुमको मारेगा तो हम भी मारेंगे, ऐसा नहीं। भारत बस बचाने के लिए भूटान से किया है, भूटान हमारी क्या मदद करेगा, लेकिन हाँ भूटान की मदद हम लोग करते हैं, जिसका डिप्लोमेटिक कारण क्या है, चाइना है। अब सोचिए अमेरिका खुद ही इतना शक्तिशाली, कनाडा अपने शक्तिशाली, मैक्सिको पैसा में ठीक ठाक है, यहाँ पे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब मिलके इतने शक्तिशाली है। ना इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ना इनके पास पैसा की कमी है, ना इनके पास सेना की कमी है, ना इनके पास क्षेत्रफल की कमी है, ना कूटनीति की कमी है, ना एजुकेशन की कमी है। फिर भी आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आप 30 को मिलकर मरेंगे। ये 30 को 30 क्या करेंगे, आपस में एक होंगे। रूस कहा कि हमको भी नाटो का सदस्य बना लो, तो कहा तोरा ना बनाएंगे, कुल कर्म तोरे लिए हो रहा है, तोरे बना ले। नाटो कितना रूस कितना उसी आता है। अगर रूस सदस्य बन जाता है तो नाटो का नियम कहता है कि आपसी सदस्य अगर आपस में भिड़ेंगे ना तो कोई बाहरी हस्तक्षेप तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचा पहले सदस्य बन जाएंगे, फिर एक को खलिया देंगे। तू कहा कि तुम हमरे से होशियार बनता है, तुमको सदस्य नहीं बनाएंगे, तुमको सदस्य नहीं बनाएंगे। अभी बताइए एक तरह से अगर आप देखेंगे तो भारत अगर नाटो का सदस्य बन जाता है अकेले निपटा देगा चाइना और किसको, पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान निपटा देगा कि नहीं निपटा। आपको ये क्षणिक फायदा दिख रहा होगा, क्षणिक फायदा, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए ये चोट्टा 30 कहीं बवाल ना देगा, हम लोग को बार बार जाना पड़ेगा।
हम लोग का ईरान से अच्छा संबंध है, अमेरिका ईरान को मारेगा, नाटो का अगर हम सदस्य बन जाते हैं तो मजबूरी में हम लोग को ईरानों को जाके मारना पड़ेगा। इन सब का हमेशा कहीं ना कहीं मार होते रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता है, मारो। तो बताइए नाटो का एक छोटा सा फायदा लेने के चक्कर में हम लोग अपना गर्दन पकड़ा दे नाटो को। नाटो का सदस्य बनने के नाते कोई भी नाटो का देश किसी भी नाटो के देश में अपना सैन्य कार्रवाई कर सकता है, अपना सैन्य अड्डा बना सकता है। तो हम लोग को नाटो का सदस्य बनना चाहिए कि नहीं? कभी नहीं। रही बात पीओके और अक्साई चीन को, तो उसके लिए टेंशन नहीं है, उसकी रणनीति तैयार हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं? आपको क्या लग रहा है ये एनडीए और सीडीएस का बैच किस लिए आया है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे शिक्षक बहुत दूरदर्शी होता है, हम लोग आगे 30 से 40 साल आगे का प्लान लेके चलते हैं। लोगों को लग रहा है कि एनडीए सीडीएस में खान सर जहाँ 40,000 50,000 फीस रहता है वहाँ इतना कम फीस 1,000-1,200 में पढ़ा के क्या कर रहे हैं? अरे नहीं रे भैया, हम बहुत देख लिए सरकार से विनती कर करके पीओके और अक्साई चीन, अब अपना होगा, अब विनती नहीं अब रण होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें एक अच्छा खासा समय लगेगा, अचानक तो हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ पाकिस्तान और चाइना इतना मत समझे, मामूली शिक्षक समझने की भूल मत करे। धनानंद ने भी चाणक्य को यही गलती किया था, उनका निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया, उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे 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 सब वहां पहुंच जाएगा। बस ज्यादा की जरूरत नहीं है, 3-4 को मेजर पहुंच जाए, 2-4 को कर्नल वगैरह, बस काम खत्म। और जुड़ा देना है, बाकी तो काम हो ही गया यहाँ पर। अरे बम में बस पलिता में आग लगाना है, उसके बाद तो काम हो ही जाएगा। बढ़िया मौका देके चढ़ जाना है वहां पर। तो इसके लिए जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं, इसके लिए नाटो का सदस्य बनना जरूरी है क्या? नहीं। अब तो एनडीए में महिलाएं भी चल गई, झोटा नोच के मारेगी सब, नहीं समझा? फ्रंट पोस्ट पे लड़का रहेगा, पकड़ पकड़ लाएगा, बाकी लड़की सबको थमा देगा। यहाँ पे मार झोटे झोटे, यहाँ पे 3 झापड़ मारेगी से 200 करी आएगी सब। लड़का गाली देता है, लड़की सब शराबती है सब। ये तो रखिया भड़क जी तो रे चोटा आगे उस सब का तो और छोटा होता है। तो बताइए नाटो का सदस्य बनना जरूरी है? और आप लोग को नहीं लगता है कि हम लोग वापस लेके चलेंगे? अंग्रेजों को यही लगता था कि गांधी जी क्या करेंगे। ये बिहार की वह पावन धरती है जहां महावीर स्वामी ने अपना स्टार्टिंग किया, तो जिन्हें पूरी दुनिया जान गई। महात्मा बुद्ध उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 साल से बैठल थे, ज्ञान ना मिला था, यही बिहार में आए ज्ञान मिल गया। यहाँ पर महात्मा गांधी अफ्रीका इंग्लैंड भटक रहे थे, ट्रेन में से फेंक दिया, आए चंपारण से देश आजाद करा के रख दे। तो इस पीओके को लाने की भी बिगुल कहां से बच चुकी है? पटना से बन चुकी है। इतिहास में यह लिखा जाएगा कि जिस तरह से महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण, भारत में कौन था? चंपारण। उसी तरह अक्साई चीन और पीओके को लाने की स्टार्टिंग कहां से हो जाएगा? याद रखिएगा, जिस बीज को आज हम लगा रहे हैं यह इतना विशाल पेड़ धारण करेगा, यह बीज इसकी जो दहल सुन जाएगी, बीजिंग तक सुनाई देगा इसको। तो इसके लिए नाटो को सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही निपटा देंगे। नहीं समझ में गया? कौन सी करिए कैसे ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ये केवल और केवल हम आपको क्या बता रहे हैं, ये केवल और केवल छीलल मुर्गा के यहाँ से। जापान भी है नाटो में, जापान भी है यहाँ पर, ये चारों ओर से घेर रहे हैं सब। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ माली को निपटा दिया, यहाँ नाइजीरिया को निपटाया, अल्जीरिया को निपटाया, ट्यूनीशिया को निपटाया, लीबिया को ले गया, मिस्र को ले गया, सूडान बड़ा सा देश था 2 भाग में तोड़ दिया, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान को ले गया, यहाँ पर यमन को ले गया, सऊदी अरब को टॉर्चर करता है, यहाँ पे सीरिया को ले गया, इराक को ले गया, मिस्र, यहाँ पर एक इजराइल फिलिस्तीन को ले गया, ईरान के पीछे भिड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी किसको ले जाएगा? अफगानिस्तान को। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान को ये लोग बर्बाद करने की चाल चल चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं भारत के लोग टेंशन नहीं लो, इसकी रफ्तार को देखो। अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान। नहीं समझ आ गया? अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान। और अगर भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता तो ये सबको मारते, सब लिखित देते, सबको मारते सब। आपको क्या लगता है इन चोटों ने ये सारी नियम किसके लिए लाया है? बाकी हर देश के लिए। ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स, पूरे अंतरिक्ष में कचरा फैला के रख दिया, पूरे अंतरिक्ष के चारों ओर अपनी सैटेलाइट लगा दिया। समझ में गए? और भारत का एक सैटेलाइट खराब हो जाता है तो ये चोट्टा चिल्लाने लगते हैं अंतरिक्ष में कचरा है। तुम्हारे बाप का है अंतरिक्ष। अजब हाल है यहाँ पे। जब भी देश की बात कीजिए तो एग्रेसिव होकर रहिए। समझ में आ गया? राणा प्रताप को याद रखिए, घास की रोटी खाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो नाटो बहुत बड़ा एक मकर जाल है, वरना आज के वक्त में देखिए नाटो की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है नाटो की? नाटो की स्थापना हुई थी सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। सोवियत संघ 1991 में टूट चुका था, आज भी नाटो बनते जा रहा है। अब इस यूक्रेन सोचा कि हम भी नाटो के सदस्य बन जाएंगे। अब देखिए नाटो के सदस्य होने के नाते 30 देश की सेना उस देश की जगह को यूज कर सकती है। तो अमेरिका वगैरह अपना सैन्य अड्डा यहीं ले आके बना देता। तुर्की ऑलरेडी नाटो का सदस्य बन चुका है, तो सोचिए रूस तो गिर जाता ना, रूस गिर जाता। यहाँ पर बताइए ये सब लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सब पहले रूस के हिस्सा थे, रूस से टूट गया और उसके बाद किसका हिस्सा बन गया? नाटो। कितना गड़बड़ बात होगा। तो नाटो से चारों ओर से घुस चुका। तुर्की किसका सदस्य है? नाटो। यहाँ पे बाल्टिक देश आपको नक्शा में पढ़ाए थे, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये कौन से है? नाटो के हैं। अब इधर जापान कैसा है? नाटो का। इस साइड में ही जापान है। यहाँ पे उत्तरी कोरिया भी किसका हिस्सा है? अमेरिका के अलायंस का हिस्सा है। अभी बताओ, हाँ दक्षिणी कोरिया, उत्तरी नहीं दक्षिणी कोरिया। अब अगर यूक्रेन भी बन जाएगा तो रूस मरने के लिए बना हुआ है।
रूस ने कोई गलत काम किया? कोई गलत काम नहीं किया। हत्या और वध में अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महाभारत में वध हुआ था, रावण का वध हुआ था, यूक्रेन का वध हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्र प्रेम के चक्कर में दूरदर्शिता नहीं भूलनी चाहिए। आओ नाटो वाले बचा लो, बचा लिए। अर्थव्यवस्था को ढकेल दिया लगभग 50 साल पीछे, और अभी उसको अभी इन लोगों को पता भी नहीं है, ये लोग को पता नहीं है रूस की चाल। हम लोग हर बात नहीं बता सकते हैं। रूस ने अपनी सीरिया से सैनिकों को बुला लिया है। सीरिया से कहां बुला लिया है? यहाँ पर। और रूस का एक जगह था चेचन्या, चेचन्या से कहां बुला लिया है? यहाँ पर। इन दो ऐसे सैनिक हैं सब जिनको मानवता से कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी शहर को क्या करते हैं, चारों ओर से पहले घेर लेते हैं। जब घेराबंदी कर लेते हैं, डबल लेयर की घेराबंदी, तो ये लोग पानी सप्लाई वगैरह सब काट के 3 महीना तक इंतजार करते हैं। राशन पानी सब जब खत्म हो जाता है तो एक फिक्स टाइम पर अचानक आके चारों ओर से बम्बार्डमेंट करके खत्म कर देते हैं। इनका कोई मकसद नहीं रहता है कि अंदर मजा, उसको पूरा कंप्लीट सिंधु सभ्यता चाहिए। तो यूक्रेन को ऐसा लग रहा है ना कि रूस पीछे हट रहा है। रूस पीछे नहीं हट रहा है। उसकी पूरी प्लानिंग है कि मई मिड में 16 से 20 मई के बीच में निपटा उठा के क्या करना है, चल देना है। ऐसा मारेगा ना कि अगले 100 साल तक किसी काम के नहीं रहे, और रूस दोबारा फिर मारेगा। 10 साल बाद रूस दोबारा फिर मारेगा। जब इनकी अर्थव्यवस्था सही होगी, फिर ये खुद बुझाएंगे कि हमें नाटो का सदस्य होना चाहिए, फिर मारेगा। वो होम्योपैथी का दवाई देता है, आराम आराम से नाटो का इलाज करके रख दिया। नाटो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक खुराक मिला है, अभी सेकेंड डोज मिलेगा। पहला डोज मिल गया था इसको 2014 में, पहला डोज 2014, दूसरा डोज, अब बूस्टर डोज मिलेगा। बूस्टर डोज कब मिलेगा? 2000। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो आपकी प्लानिंग अगले 50 साल की रहनी चाहिए। अगले 50 साल की प्लानिंग रहनी चाहिए, तब जाके आपको इंटरनेशनल रिलेशन उतना समझ में आएगा। आपको क्या लगता है नाटो का कोई औचित्य है आज के समय में? मार कराने वाली संगठन रखे, भारत का इतना दुश्मन है लेकिन नाटो का सदस्य है नहीं। और ये लोग हथियार कभी नहीं रोक सकते। ये दो चीजें कभी नहीं रोक सकते। ये लोग जो अश्लीलता वाली जो फैशनबाजी होती है ना, उसे नहीं रोकते, क्योंकि इनके पास बहुत सारा जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटेन की कंपनी है, नाम में जोड़ा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और जो पाकिस्तान में जाता है ना तो पाकिस्तान यूनिलीवर, म्यांमार में जाता है म्यांमार यूनिलीवर, ब्रिटेन में बहुत बड़ी कंपनी है यूनिलीवर। मेन कंपनी का नाम क्या है? यूनिलीवर, और उसकी सब्सिडरी है वहां पे। ये लोग काफी ज्यादा, जब भी कोई भी चीज को अश्लीलता परोस देते हैं तो काफी इजीली हो जाती है किसी भी समाज को उसको एक्सेप्ट करना, और ये उस समाज के कल्चर को खत्म कर देते हैं। अब भारत के कल्चर को देखिएगा, यहाँ पर भारत देखिए अपना कल्चर भारत क्या करते जा रहा है, खोते जा रहा है। और ये तो एक सेकेंडरी है, ये सामाजिक तौर पर उसको क्या करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। आप देखिएगा ये लोग फैशन बना के रख दिया, क्रॉस साइन फैशन में बना देता है। खैर वो कोई बड़ा बात नहीं रहता है, लेकिन ये कभी भी युद्ध नहीं रोकेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये कभी भी युद्ध नहीं रोकेंगे, क्योंकि नाटो के देश ही हथियार बनाते हैं। अगर अंधेरा नहीं होगा तो टॉर्च की बिक्री बंद हो जाएगी। ये हमेशा मार कराना चाहते हैं। म्यांमार में उसकी सेना घुस घुस के मार रही है। इनको चिंता नहीं आया है म्यांमार को एक बार बोलने के लिए, क्योंकि म्यांमार हम जैसे काले लोगों का है। इनकी वफादारी केवल और केवल किसे? चिलन में। आगे बढ़ जाए। कौन लोग? हम लोग अपने में क्यों अटके हुए हैं? हम लोग धर्म की लड़ाई लड़े, ये पूरे के पूरे क्रिश्चियन है। समझ एक सर समझ में कि नहीं आएगा? ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और कभी भी आपके अंदर अगर गरीबी आएगी ना, तो गरीबी अपने साथ साथ डिस्प्यूट को लेकर आ जाती है, विवाद को लेकर जन्म देती है। अमीर लोग में विवाद नहीं होता, अरे छोड़ना उसको, कोई दिक्कत। गरीब लोग में देखिए खाना बनाने के लिए विवाद हो जाएगा। छोटा फैमिली में देखिएगा ना, तुम बनाओगा, उस लोग में पैसा बहुत चीजों को ढक देता है। तो एक तो ये सब सोच रहे हो के पास रिलीजन एक है, पैसा एक है, जनसंख्या का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एजुकेशन भी एक है। वहां के एक इंसान को थोड़ा सा इशारा कर दोगे तो समझ जाएगा कि हमारे देश का अगले 100 साल का प्लान क्या है। या तो जब खुल के भी बताओगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो नाटो कैसा संगठन है? सैनिक है कि नहीं है? नाटो में अपने देश के हथियार यूज होगा। नाटो अपने देश का हथियार यूज करते हैं सब। हम लोग के यहाँ पे इंजीनियर, हम लोग के यहाँ देखिए प्राइवेटाइजेशन किसको करना चाहिए? हथियारों के मार्केट को क्या करना चाहिए? प्राइवेट करना चाहिए। फिर देखिए एक से एक आएगा, टाटा का बंदूक, रिलायंस का टैंक, अडानी का पानी वाला जहाज, महिंद्रा का हेलीकॉप्टर, एक से। अब आप अपने मन से सोचिए, सरकार अगर ये सब बनाती तब देख तो हाल है जियो का। जियो जो पैसा लेके घाटा में चल गया, ये बीएसएनएल पैसा लेके घाटा में चल गया, जियो फ्री में देख के अमीर हो गया यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को ये सब चीजों को प्राइवेट कर देना चाहिए। जितना डिफेंस इंडस्ट्रीज है उस सबको प्राइवेटाइजेशन पे कर देना चाहिए यहाँ पर। आप इतना दुर्दशा है कि हम लोग मैनपेड जो राइफ है, हम वीडियो भी बनाए थे कल, उसमें ये बात नहीं बोले थे कि भारत केवल 58 को खरीदा, यानी 60 को नहीं बोले थे। हम बस इतना खरीदे थे कि डिमांड किया जा रहा है, बहुत देर हो रहा है यहाँ पर। मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, तो हो भी जरूरी भी रहता है कभी कभी यहाँ पर। समझ में कि ये सब देश को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। नाटो समझ में आ गया? नाटो किसी को दिक्कत? नाटो सैन्य संगठन है कि नहीं है? नाटो सैन्य संगठन, नाटो सैन्य संगठन है, पूरी सेना का नियंत्रण यही रखता है। अब मारधार होगा ना तो रोक देगा सब हथियार। अभी पाकिस्तान को ब्रिटेन का दिया, हम तुमको इजेक्शन सीटें नहीं देंगे। पायलट जिस कुर्सी पे बैठता है ना उसको इजेक्शन सीट कहते हैं लड़ाकू जहाज में। इसके नीचे रॉकेट लगा रहता है, जब उसका जहाज कंट्रोल के बाहर होता है ना तो ब्लास्ट कर देता है रॉकेटवा को, तो कुर्सियां सहित उधिया जाता है।